तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखो आपने मेरे साथ लगभग 6 चैप्टर हमने निपटा दिए। ये चैप्टर नंबर 7 है और इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर रह जाएगा। इसका मतलब आपको जो 1 नंबर के जो क्वेश्चनों को हैंडल करने में जो दिक्कत होती थी ना, वो खत्म हो जाएगी पूरी इंडियन इको के अंदर। क्लियर है ना? तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर? स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। देखो ज्यादा पॉइंट इसमें बनने वाले हैं नहीं। अभी मैंने 25 पॉइंट आपके लिए लिखे हैं और थोड़े पॉइंट मैं और लिखूंगा, ठीक है। बट वीडियो जो है छोटी बनेगी, इसकी ज्यादा इसमें पॉइंट नहीं है। ये आपने ऑलरेडी बचपन में पढ़ा हुआ है। ईवीएस नाम का आप सब्जेक्ट पढ़ते थे, उसमें भी आपने बहुत कुछ ये सब पढ़ रखा होगा ऑलरेडी, ठीक है। देखो फटाफट से देखो, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सीधा सीधा आपको डेट याद रखनी है, ठीक है। सॉरी, जो ईयर है वो याद रखना है, 1986। गवर्नमेंट सेटअप सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो अगर आपसे कोई बोलेगा सीपीसीबी की फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पीसीबी बोलेगा तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्लियर? 1974। 2 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 3, ओजोन डिप्लेशन रेफर्स टू द फेनोमेनन ऑफ रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ ओजोन। कहां पे? स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है ना। इसका भी याद रखना प्लीज, ठीक है ना। ये आपने बचपन में पढ़ा हुआ होगा सारी चीज बेटा। अगला लिखा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम बात करें तो वो कौन सा है बेटा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो आपका चैप्टर ही है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या हो गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंडिया साइंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल along with its लंदन अमेंडमेंट। ये कब किया था साइन? 17 सितंबर 1992, यानी 17 सितंबर 1992 को किया था। और ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है बेटा, किससे रिलेटेड है ये भी याद रखना, ये ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। अगला है हाउ मेनी इंडस्ट्रियल कैटेगरीज हैव बीन आइडेंटिफाइड एज सिग्निफिकेंटली पॉल्यूटिंग बाय सीपीसीबी, यानी सीपीसीबी ने कितनी इंडस्ट्रियल कैटेगरीज को आइडेंटिफाई किया है जो कि पॉल्यूशन के मतलब फैलाती है, समथिंग है। तो 17 की बात की है बेटा, कितनी की है? 17। एनवायरमेंट इंक्लूड 2 कंपोनेंट्स, बायोटिक और अबायोटिक। क्लियर है? लिविंग और नॉन लिविंग। अगला पॉइंट देखो, सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ, किससे? तो फोटोवोल्टेइक सेल, ठीक है ना। आगे, डिफॉरेस्टेशन इज द मेन रीजन फॉर सॉइल इरोजन, ठीक है ना। तो डिफॉरेस्टेशन को क्या माना गया? मेन रीजन माना गया सॉइल इरोजन के लिए। ग्लोबल वार्मिंग इज द ऑब्जर्व्ड एंड प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड ओशियंस। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें इसमें बोली गई, आपको पता होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। बेसिक चीजें हैं, मैं ज्यादा इसलिए इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। बस आपको पॉइंट्स बता रहा हूं कि इसमें ये चीजें हैं, ठीक है। ये आपने बचपन से पढ़ी हुई होती है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए इसको। इंडिया हैवीली डिपेंड्स ऑन, इंडिया किस पे डिपेंड है? थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट्स पे। किस पे? थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट्स। AQI क्या होता है? ये तो दिल्ली वालों को सबसे ज्यादा पता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, जो बिगड़ा हुआ होता है हमारा हमेशा, ठीक है ना। पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। आगे, टू एड्रेस द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यानी जो क्लाइमेट चेंज का जो इशू था, प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जिसको हम बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं। उसको साइन किया गया 1977 में। तो क्योटो प्रोटोकॉल याद रखना, 1977 में इसको साइन किया गया था एट अ यूएन कॉन्फ्रेंस में ऑन क्लाइमेट चेंज हेल्ड इन क्योटो जापान। क्लाइमेट चेंज जो कि कहां पे हेल्ड किया गया था? जापान में, ठीक है ना। द एग्रीमेंट फोकसेस ऑन रिडक्शन इन एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस बाय इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, ठीक है। तो ये आपको क्या क्या याद रखना है? पहला, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है उसको, उससे रिलेटेड, तो यहाँ पे ये क्योटो प्रोटोकॉल था जिसको साइन किया गया था 1997 में यूएन कॉन्फ्रेंस के अंदर। और एक और चीज देखी जो कि कहां पे हुआ था? क्योटो जापान में हुआ था, ठीक है ना। आगे, द एग्रीमेंट फोकसेस ऑन, इस एग्रीमेंट ने फोकस किया रिडक्शन इन एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है, उसको क्या है, उसके एमिशन को कम करने की बात हुई, रिडक्शन इन एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस।
बाय इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस। आगे लिखा हुआ है स्टेट द टू मेजर, अगर देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, यहाँ पे लिखा है स्टेट द टू मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज द वर्ल्ड इज फेसिंग टुडे। तो इसमें आपको दो तरह के ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी ऑप्शन में होता है डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो आपको उस पर टिक लगाना है। बाकी उटपटांग से ऑप्शन होंगे, आपको ये दोनों इश्यूज पे टिक लगाना है। तो कई बार ऐसा होता है ग्लोबल वार्मिंग जो आजकल हम फेस कर रहे हैं, और ओजोन डिप्लीशन, ठीक है ना, ओजोन का जो परत है बेचारी वो खराब, मतलब खत्म होती जा रही है, खराब होती जा रही है ना, उसमें छेद वेद बताया गया था। तो ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, कभी ये होता है ऑप्शन में, तो कभी होता है डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो दोनों याद रखना, सारे पॉइंट याद रखो एक तरीके से, क्लियर। यूज ऑफ विच हैज रिजल्टेड इन अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन दिल्ली पॉल्यूशन। तो दिल्ली के पॉल्यूशन में जो सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिला, ठीक है ना, तो वो किसके कारण, तो सीएनजी इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आपको पता है सीएनजी यूज होती है गाड़ियों में, तो उससे काफी दिल्ली को काफी हद तक राहत है, ठीक है, उससे बस। आगे ड्राई डंग, ड्राई डंग होता है बेटा सूखा गोबर। ड्राई डंग क्या होता है, सूखा गोबर होता है, जहां तक मुझे पता है। तो उसने बोला ड्राई डंग को क्या बोला गया, कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोला हुआ है, ठीक है ना, कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कॉन्वेंशनल मतलब जो पुराने टाइप का था, कोयला, ड्राई डंग, ये सब चीजें कॉन्वेंशनल के अंदर आती है, ठीक है ना। नॉन कॉन्वेंशनल जो आजकल की है उसमें आता है आपका, आप क्या है जो ये सूरज से, आप सूरज की किरणों से आप क्या इलेक्ट्रिसिटी यानी जो बना रहे हो, ये आ जाता है, ठीक है। कि पवन चक्की का यूज करते हो, है ना, विंड का, हवा का यूज करते हो, तो वो आता है। तो वो नॉन कॉन्वेंशनल मतलब आज के इसमें आता है मॉडर्न वाले। बात कॉन्वेंशनल मतलब पुराने में ड्राई डंग, कोयला वगैरह जो भी आप यूज करते थे वो उसमें इसमें पड़ा हुआ है, क्लियर है ना। आगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट एग्जॉस्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड यूज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपको पता है वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको आप पुनः प्राप्त नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब जैसे आप उसको यूज करोगे, ठीक है, उसका एक्सट्रैक्शन करोगे तो वो खत्म होते चले जाते हैं। जैसे कोयला हो गया, ये हो गया, तो टाइम लगता है ना इनको वापस बनने में। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है। रिन्यूएबल होते हैं जिनको आप दोबारा से प्राप्त कर सकते हो और जल्दी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना, क्लियर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ये जब हम प्रॉपर कॉपी पढ़ेंगे तो हम नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल का पूरा डिफरेंस लिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लो, ठीक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट प्रोसेस दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन। तो आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है, कि रिसोर्सेज को कुछ इस तरह से यूज कर रहे हैं कि वो आज की जनरेशन की भी नीड्स पूरी करे और फ्यूचर के लिए भी बच सके। ये नहीं कि आज ये सारा लपेट दो, फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी हमें इसको बचाना होता है। द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट इज द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब, क्या एब्जॉर्ब करना, डिग्रेडेशन को, किसको, डिग्रेडेशन। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज, यानी आपकी ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती है, लगातार बढ़ रही है उसके कारण। थ्रू द बर्निंग ऑफ, क्या यूज कर रहे हो, क्या जला रहे हो, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है ना, एंड डिफॉरेस्टेशन के कारण, क्लियर। द ऑरिजिन्स ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन कंपाउंड, यानी जो क्लोरीन और ब्रोमीन कंपाउंड होता है उसका जो स्टार्टअप बोलो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, वो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है ना। यानी इनसे आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लोरीन और ब्रोमीन जो कंपाउंड मिलकर के आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाता है, ठीक है, जिसको हम CFC भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसके कारण ओजोन को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ये ओजोन डिप्लेशन का एक कारण है, क्लियर है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दो तरह की गैस आपने सुनी होगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, शायद ये वाली होती दो, ठीक है ना। आगे इन इंडिया, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां मिलती है आपको पता है ना, जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जहां तक मुझे पता है, मैं अपने बता रहा हूं जो मुझे एग्जैक्टली याद आ रहा अभी, ये फ्रिज, एसी, इनमें देखने को मिलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ब्रोमोफ्लोरोकार्बन जहां तक मुझे याद है वो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना, जो आग बुझाने के काम आते हैं, सब शायद उसमें होता है ब्रोमोफ्लोरोकार्बन। और ये होता है एसी में क्लोरोफ्लोरो वाला, और जो भी मतलब कूलिंग वाले कॉन्सेप्ट में होता है ना, उसमें आता है। इन इंडिया द ब्लैक सॉइल, ठीक है ना, ऑफ द डेक्कन प्लेटो। तो ये डेक्कन प्लेटे क्या है, ये पता क्या होता है, दक्कन के पठार आपने सुना होगा ना, शायद वो है ये, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल जो है ना, वो पर्टिकुलरली सुटेबल है किस चीज के लिए, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन है, खेती के लिए, कपास की खेती के लिए ना, कॉटन कपास ही होता है हिंदी में शायद। आगे थर्मल पावर प्लांट्स एमिट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। थर्मल पावर प्लांट जो है वो एमिट कर रहा है लार्ज क्वांटिटीज ऑफ किसके, कार्बन डाइऑक्साइड, और जिसको क्या बोलते हैं हम, ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं, ठीक है ना। एक तो गर्मी इतनी ज्यादा ना, से बताऊं वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं है,
दिमाग चल ही नहीं रहा है, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है आजकल, ठीक है, दिल्ली में। चलो फिर भी कोशिश करते हैं एक नंबर के पॉइंट से निपटा देते हैं, क्योंकि इसको तो सीधे सीधे बताना होता है, कुछ पॉइंट से एक्सप्लेन करना होता है। बाकी तो बेटा ये वाला चैप्टर तो बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है, या आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। ईवीएस 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 हो गया, और भी जगह आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, ऐसा तो नहीं पढ़ा होगा। मिनी हाइडल प्लांट्स यूज द एनर्जी ऑफ, मतलब जो मिनी हाइडल प्लांट्स है वो यूज करते हैं एनर्जी के ऑफ सच स्ट्रीम्स टू मूव स्मॉल टर्बाइंस, यानी स्मॉल टर्बाइन को मूव करने के लिए जो मिनी हाइडल प्लांट यूज करते हैं, ठीक है, क्या मिनी हाइडल प्लांट्स का यूज किया जाता है, यूज द एनर्जी ऑफ सच स्ट्रीम टू मूव किसको, टर्बाइंस को, ठीक है ना। आगे लिखा है इंडिया अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली, इंडिया अकेले ही 20% रफली अगर बात करें तो 20% वर्ल्ड जो है टोटल आयरन और रिसोर्सेज को, मतलब अपने पास, मतलब इंडिया के पास एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया अलोन अकाउंट फॉर नियरली 20% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल आयरन और रिसोर्सेज। क्लियर है यार, फटाफट से ना आप इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है, बिल्कुल भीगता जा रहा हूं अंदर से, ठीक है, फटाफट से कर लो। इसके जो बचे हुए पॉइंट्स है उनको कवर करते हैं, वीडियो क्लोज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये चैप्टर जो है काफी छोटा चैप्टर है, 31 पॉइंट इसमें बन रहे हैं, ठीक है, बन रहे हैं। और ये भी मैंने कहा था आपको कि ये चीजें आपने ऑलरेडी बचपन में पढ़ी हुई है सारी चीजें, ठीक है ना, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा जहां तक है, कुछ नया हुआ। और अगर एक दो पॉइंट नए होंगे भी तो बेटा वो आप देख सकते हो, बहुत ईजी होंगे। क्लियर है। दूसरा, ये वीडियो मैं परसों ही खत्म कर, जिस दिन मैंने बनाया था उसी दिन मैं खत्म कर देता, इसका आप देख लोगे सेकंड पार्ट थोड़ा सा अलग है, गर्मी के कारण मुझे वीडियो रोकनी पड़ गई थी, बट अब हम फटाफट से खत्म कर लेते हैं इन पॉइंट्स को, ठीक है ना। 6 पॉइंट्स है, फटाफट देख लो। इसने बोला गार्डिंग ग्रीन कवर इज नॉट अ कॉज फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो अगर आपसे कोई पूछेगा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का कौन सा कॉज नहीं है, कारण नहीं है, तो आप गार्डिंग ग्रीन कवर लिख के आओगे। क्लियर है ना। इसके अलावा इन एन इकोनॉमी व्हेन द रेट ऑफ रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन, यानी रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने का रेट, यानी एक्सट्रैक्ट तो मतलब थोड़ी देर यूज मान लो, तो यूज करने का जो रेट है वो लोअर देन, कम है, किससे, रेट ऑफ रीजनरेशन। इसका मतलब बन ज्यादा रहा है, बन जो हमारा जो एनवायरमेंट है वो बना ज्यादा रहा है और हम यूज जो है रिसोर्स का वो कम कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखा था एनवायरमेंट में ऑपरेट, ऐसे केस में एनवायरमेंट जो ऑपरेट करेगा वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी, विद इन इट्स कैरिंग कैपेसिटी, जिसकी कैरिंग कैपेसिटी है ना वहीं तक ये ऑपरेट करेगा। तो उसने बोला इन एन इकोनॉमी व्हेन द रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, यानी जो रिसोर्स का आप यूज कर रहे हो वो कम है, किससे कम है, वो है रेट ऑफ रीजनरेशन से कम है अगर यूज, तो ऐसे केस में एनवायरमेंट जो ऑपरेट करेगा विद इन इट्स कैरिंग कैपेसिटी करेगा। बट इन केस अगर मान लो आप यूज ज्यादा कर रहे हो, यानी जो एक्सट्रैक्शन का जो रेट है वो ज्यादा है और जो रीजनरेशन एनवायरमेंट रीजनरेट कर रहा है वो कम कर रहा है, इसका मतलब एनवायरमेंट बना 100 रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा 150 की आइटम, 150 का डिमांड है आपका, आप ज्यादा यूज कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे केस में एनवायरमेंट फेल हो जाएगा। याद रखना, एनवायरमेंट काम करना बंद कर देगा, ठीक है ना, जो आजकल हो रहा है, ठीक है। हम इतना ज्यादा पॉल्यूशन फैला रहे हैं कि एनवायरमेंट को खुद ही बहुत दिक्कत होने लग गई है, ठीक है ना। आगे एनवायरमेंट का मतलब क्या है, तो ये याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। एनवायरमेंट ऐसा मेरे जो टेस्ट में लेता हूं उसमें भी ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है जहां तक मुझे ध्यान है। एनवायरमेंट रेफर्स टू टोटल प्लेनेटरी इनहेरिटेंस, ये वर्ड है इसमें, एंड टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज। तो ये याद रखना ये दोनों वर्ड, प्लेनेटरी इनहेरिटेंस एंड द टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज, जिसके अंदर दो आते हैं, बायोटिक, अबायोटिक एनवायरमेंट के अंदर आते हैं। बायोटिक मैंने कहा था ये सारे लिविंग एलिमेंट्स की बात करता है और ये नॉन लिविंग एलिमेंट्स की बात करता है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बर्ड्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट, ह्यूमंस यहाँ पे आ जाएंगे, एयर, वाटर, लैंड, इस टाइप की चीजें यहाँ आ जाएगी। लैंड डिग्रेडेशन रेफर्स टू डिक्लाइन होना, गिरना इन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी की जो क्वालिटी है उसका गिरना। वाटर, वेजिटेशन, ठीक है, वेजिटेशन कंडीशन, इन सबका गिरना, जो कि किसके कारण गिरना आपको पता ही है, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण लगातार इनकी जो है ये इनकी क्वालिटी लगातार गिरती चली जा रही है, तो ये लैंड डिग्रेडेशन है। अगर आपसे कोई बोलेगा, ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट, या जिसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन भी कहते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट या फिर डिफॉरेस्टेशन भी कहते हैं, ये क्या है, इज डिफाइंड एज लार्ज स्केल,
ठीक है, एज लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, यानी बड़े पैमाने पर जो आप पेड़ों को काट रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जीक्यूटिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी डेवलपमेंट के नाम पे आप लगातार जो पेड़ों वेड़ों को काट रहे हो, यही आपका डिफोरेस्टेशन है और यही आपका डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट है। क्लियर? आयुष जो होता है, आयुष के आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ए मतलब आयुर्वेदा, जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं, ठीक है। वाई मतलब योगा एंड नेचुरोपैथी, ठीक है, योग आपने सुना होगा, योग, ठीक है। यू मतलब यूनानी, ठीक है ना। एच मतलब सिद्धा, सिद्धा आपने सुना तो सिद्धा उससे आया है, सिद्धा। एंड एच मतलब होम्योपैथी, तो आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ठीक है ना। तो ये आपको फुल फॉर्म याद रखनी है इसकी। आयुष, ए मतलब आयुर्वेदा, वाई मतलब योगा एंड नेचुरोपैथी, यू मतलब यूनानी, एस मतलब सिद्धा एंड एच मतलब होम्योपैथी। क्लियर होगा? छोटा सा ये था और मैं मुझे खुद पता है ये वीडियो मैंने फटाफट से बनाई है, ठीक है, मतलब ज्यादा कुछ मतलब डिटेल में पढ़ाया भी नहीं है इस वीडियो को, ठीक है, क्योंकि कुछ था ही नहीं बेटा इस चैप्टर में, ठीक है ना। अगले में बात करेंगे लास्ट चैप्टर, तो उसका हमारा इंडियन इको का जो 1 मार्क के क्वेश्चन थे बेटा वो खत्म हो जाएंगे। क्लियर है? नोट डाउन कर लो।